नाम नहीं सुना है जिब्रान डार का। मुझे लगता है अल्ताफ बुखारी साहब ने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। शेख अब्दुल्ला साहब 1947 के अंदर जेल में थे, वो महाराजा के खिलाफ लड़ रहे थे, महाराजा हरी सिंह के खिलाफ 1947 के अंदर। अगर शेख अब्दुल्ला साहब बंद थे, किन बुनियादों पर वो बाहर आए और किन बुनियादों पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कुर्सी संभाली। जिब्रान डार साहब एक छोटा बच्चा है अभी तक अपनी पार्टी ने बेरोजगार यूथ के लिए क्या किया? उसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हिस्सा थे अल्ताफ बुखारी। आम आदमी पार्टी, दिल्ली केजरीवाल झाड़ू वाली पार्टी है, या मोहल्ले के अंदर वो प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आप जोड़ोगे अल्ताफ बुखारी को जिब्रान डार के साथ, ये तो वही बात हुई। बिल्कुल नहीं, हमने कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू टेली, वो काउंसलर बनकर आए। बाकी अभी छोटा बच्चा है, जज्बाती है। तो जिब्रान डार का नाम ले रहे हो ना, तो मैं छानपुरा का लोकल बाशिंदा हूँ वहाँ पर। आज मैंने चौथी बार उसका नाम आपकी जबान से सुना है। जिब्रान डार किस पोजीशन पे काम कर रहा है? 370 पर तो इन्होंने खाली रखा सुप्रीम कोर्ट, जिस पर अल्ताफ साहब को भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी भी कहा गया था। तो वही अल्ताफ साहब आज कैसे कह रहे हैं कि 370 वापस आ सकता है? क्या हो जाएगा? लेकिन वही अल्ताफ साहब रैली में कह रहे हैं, वही अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि जो 370 है वो खत्म हो चुका है, हमें उसका रोना नहीं है, हमें आगे देखना है डेवलपमेंट कैसे होगी। आखिर अपनी पार्टी ने किया क्या? अगर वो इलेक्शन के लिए किस तरीके से वो खुद को तैयार कर रहे हैं और लोग आपको वोट देंगे। बीजेपी को भी लाने वाले जो है वो पीडीपी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली होती है, वहाँ पर भी हमें हजारों में लोग देखने को मिलते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देश एंड रेवोल्यूशन। मैं हूँ आपके साथ रुफाइदा मंजूर। बात करते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज की। आए दिन हम देख रहे हैं कि नई नई पार्टियां जो है वादी कश्मीर में लॉन्च हो रही है, और आने वाले समय में कितनी पार्टियां अभी लॉन्च होंगी वो देखने के लायक है। अपनी पार्टी जो कि 8 मार्च 2020 को लॉन्च हुई, जिनके फाउंडर अल्ताफ बुखारी है, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक्स लीडर रह चुके हैं। उसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले यूथ लीडर आज तारिक बख्शी हमारे साथ है। बात आज हम खास मुद्दों पर करने जा रहे हैं, जैसा कि लगातार अब वादी कश्मीर में हमें किलिंग्स देखने को मिल रही है, टारगेट किलिंग देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयड यूथ लगातार सड़कों पर है, और उसी के साथ बात हम करेंगे 370 और 35A पर, और आखिर में बात करेंगे हम जो कि अपनी पार्टी पर लगातार तंज किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है तमाम तर पार्टीज की जानिब से। आपका खैर मकदम करते हैं सर। शुक्रिया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अपनी पार्टी को लगातार तंज किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है या उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी इतनी कमजोर है कि बार बार अपनी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है रीजनल पार्टीज के दरमियान भी, और साथ ही साथ जो नई पार्टीज लॉन्च हो रही है वो भी अपनी पार्टी को इजीली निशाना बनाती है? देखिए, यहाँ पर पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। एक बात आप ये मानकर चलिए कि पत्थर उस पेड़ को मारा जाता है जहां सबसे अच्छा मेवा होता है जी। जहां खट्टा मेवा होता है वहां न चोरी का डर होता है और न कुछ। इस टाइम पर जितनी भी यहाँ पर एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर उनके अगेंस्ट इस टाइम पर कोई चैलेंज है, नई पार्टी जो वजूद में आई है वो अपनी पार्टी है अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में। और यहां पर मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, यहां पर शायराना अंदाज में ही बोलूंगा मैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं यूथ को, ओवरऑल जो सिंसियर बंदे हैं उनको। आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत को निचोड़ दे, प्यास कहती है कि रेत को निचोड़ दे, हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हमें खुद हिफाजत करनी है, अपने काबे की हमें खुद हिफाजत करनी है।
अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। मकसद मेरा यह है बोलने का कि 70 साल आप देखिए, डायनास्टी पॉलिटिक्स, करप्शन, किलिंग्स, जेलों में भरना, जितने भी नेगेटिव ड्रॉबैक्स है वो आप सारे के सारे देख सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है। और उसके बाद रिसेंटली आप देखिए, 4 दिन पहले अपनी पार्टी का एक प्रोग्राम था रावलपुरा के अंदर, जहां लोगों का एक सैलाब था। वो खुद ब खुद दर्शाता है कि लोग कितने हमारे साथ हैं। लेकिन लोगों की अगर बात करें, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली होती है वहां पर भी हमें जो है हजारों में लोग देखने को मिलते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कश्मीर में कि आपकी एक रैली में हजारों लोग थे। नहीं, एक्चुअली देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे बीच में एक फर्क है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई भी पार्टी है, उनमें भी खास तौर पर मैं कहूंगा दोनों पार्टीज के अंदर एक फर्क है। वो जो अपनी सियासत कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायनास्टी पॉलिटिक्स से कर रहे हैं। जैसे शेख अब्दुल्ला साहब, उसके बाद वरासती फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब। अब सुनने में आया है कि शायद 4th जनरेशन में भी कोई है, वो भी आने वाला है। वैसे ही मुफ्ती साहब, उसकी बेटी अब नमूदार हो रही है, उसकी वो बेटी इल्तिजा मुफ्ती। क्या हमारे चेहरे पर लिखा है कि हमें इन खानदानों की गुलामी करनी है? क्या इनके बगैर किसी के अंदर उतना कैलिबर नहीं है कि ये किसी और बंदे को मौका दे आगे आने के लिए? रही बात इनके कामों की, यहां पर मैं आपको जरूर ये बोलना चाहूंगा, 1947 से लेकर आज तक जितने भी धोखे हैं, जितनी भी गंदी पॉलिटिक्स है, वो इन्होंने की है। अगर मैं 1947 से ही स्टार्ट करूं, 4 बंदों की एक टीम बनती है जिसमें शेख अब्दुल्ला साहब थे, मोतीराम बागड़ा थे, उसमें मसूदी साहब थे, और भी एक बंदे थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की जी, जिसको हम फिर नाम दिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो इंडिया के साथ हुआ है। कोई शक नहीं है इसमें कि एनसी ने एक ये काम किया है कि हमें हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि 1953 के अंदर क्यों शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने जेल में भरा? आप अगर ये बोलते हैं कि वो लोगों के हक में उस टाइम पर लड़ रहा था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो इन्होंने किया। अगर इंडिया के साथ इन्होंने अकॉर्ड किया, उस टाइम पर बाज़ाब्ता 370 भी बना। उसके बाद 1953 के अंदर जिस टाइम पर शेख अब्दुल्ला साहब जेल में भरे गए, उसको हम हिस्ट्री में कहते हैं कॉन्स्पायरेसी पॉलिसी। उसमें भी जब हम देखते हैं, उस टाइम पर भी वही रुझान जैसे आज चलता है। जामिया मस्जिद में पहले सफे में जाओ, जम्मू में जाओ, रघुनाथ मंदिर में सामने। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रीच हिज ओन रिलीजन, कोई शक नहीं है, लेकिन मुनाफिकाना रोल अदा नहीं करना है। आपको क्या लगता है, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है खराबी रीजनल पार्टीज ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की? आखिर है कौन, किसका रोल है जो कि कश्मीर में ये सारी चीजें करा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, यहाँ पर जो एजुकेटेड यूथ है वो सड़कों पर है, यहाँ पर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उन्हें निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर टारगेट किलिंग हमें जो है 2019 के बाद काफी ज्यादा देखने को मिली, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट जो है नॉन लोकल्स हुए। अब कश्मीर में वो भी टारगेट हो रहे हैं जो कि कश्मीरी है और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। देखिए, जहां तक बीजेपी की आप बात कर रहे हो, तो बीजेपी को भी लाने वाले कौन है यहाँ पर? बीजेपी को भी लाने वाले जो है वो पीडीपी है, लेकिन उसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हिस्सा थे अल्ताफ बुखारी। देखिए, वो तो काफी समय से इस सियासत में थे। बहुत सही बोल रहे हो आप। देखिए, कयादत किसके हाथ में थी? कयादत तो मुफ्ती साहब के हाथ में थी ना। अल्ताफ साहब ने क्यों अपनी अलग एक पार्टी बनाई? कंट्रोवर्सी किस बेस पर उठी, किन बातों पर उठी? अल्ताफ साहब क्लियरली ये बोलते हैं कि उस टाइम पर मैंने बोला था कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम बीजेपी के साथ सरकार बनाए। फिर उसके बाद
हल्की फुल्की आपस में कंट्रोवर्सी उठी, उसके बाद अल्ताफ बुखारी साहब को निकाला गया, न कि वो निकले। और अल्टीमेटली अल्ताफ बुखारी साहब ने अलल ऐलानिया बोला कि हम एक नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं जो बिल्कुल अगेंस्ट डायनास्टी पॉलिटिक्स, अगेंस्ट क्रीड, अगेंस्ट कल्चर, अगेंस्ट करप्शन, इन सब चीजों के अगेंस्ट हम काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में इस टाइम पर जो अपनी पार्टी है, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि शेख अब्दुल्ला साहब के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब आएगा, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब आएगा, महबूबा ये मुफ्ती साहब के बाद जो है वो महबूबा मुफ्ती आएगी, महबूबा मुफ्ती के बाद जो है वो उसके बाद ये इल्तिजा मुफ्ती आएगी, ये अली सागर साहब के बाद सलमान सागर साहब आएंगे, अली मोहम्मद जो ये एडवोकेट अकबर लोन साहब है, उसके बाद उनका बेटा अब आ रहा है, वैसे ही वो इमरान साहब है कोई, तो उसका भी बाप जो है वो सियासत में है। क्या हमारे चेहरे पर लिखा है कि लेकिन इसका मतलब ये करनी है? यहाँ पे रोकना चाहूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनका डायनेस्टी चल भी रहा है तो वो सियासत में अपने बच्चों को ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी वही करेंगे जो उनके पेरेंट्स ने किया है, उनके वालिदैन ने किया है। हो सकता है जो ये नई जनरेशन है ये रेवोल्यूशन ले आए। आप ये रसूख के साथ कैसे कह सकते हैं कि अब अगर फारूक अब्दुल्ला साहब है, उनके बेटे आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, हो सकता है उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो रेवोल्यूशन ले आए, या महबूबा मुफ्ती है उन्होंने जो किया, हो सकता है इल्तिजा मुफ्ती आ रही है वो कुछ और रेवोल्यूशन ले आए। आप मुझे एक बात इसमें बोलिए कि ये जरूरी है कि फारूक अब्दुल्ला का बेटा जो है उमर अब्दुल्ला साहब जो है उसमें भी उतना ही कैलिबर होगा जितना फारूक अब्दुल्ला साहब में था? शेख अब्दुल्ला साहब में जो कैलिबर था वो फारूक अब्दुल्ला में भी होगा, जो मुफ्ती साहब में कैलिबर था वही महबूबा मुफ्ती में है, वही ये है। हकीकत में आप जाइए ना, पहले आप ये देखिए कि बाकी पार्टी में कोई नहीं बचा है। क्या यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऊपर से वो डिवाइन कुछ दिया हुआ है कि हाँ यही लोग हैं? बिल्कुल नहीं, आप भी पार्टी में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर अपनी पार्टी ने किया क्या, अगर वो इलेक्शंस के लिए किस तरीके से वो खुद को तैयार कर रहे हैं और लोग आपको वोट देंगे? देखिए ये सवाल आपने सही किया। देखिए अगर नॉर्मली मैं देखूं यहाँ पर अपनी पार्टी जो है, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो मेनली यही है कि यहाँ का यूथ जो है वो बेरोजगार है इस टाइम पर। अभी तक अपनी पार्टी ने बेरोजगार यूथ के लिए क्या किया? यहाँ पे अगर बेरोजगार यूथ प्रेस कॉलोनी आते हैं, वो दिन में कम से कम हमें 10 प्रोटेस्टर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि पढ़ा लिखा नौजवान वहां पर आता है। अब फॉर्मेलिटी के लिए हम समझे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग आते हैं, उनके साथ यकजाती दिखाते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग आते हैं, वो उनके साथ यकजाती दिखाते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपनी पार्टी की तरफ से किसी को सामने आते हुए नहीं देखा। देखिए इस टाइम पर मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फायर एंड इमरजेंसी जो एस्पायरेंट्स है, तो आप वहां पर देखिए मैं खुद उस प्रोटेस्ट में था। रहबरी जंगलात आप देखिए मैं खुद उनके प्रोटेस्ट में था। जो है फिर आज तक हल क्यों नहीं हुआ? देखिए हम तो पावर में नहीं है ना, हम इस टाइम पे खाली एक गुहार लगा सकते हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मेहरबानी करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनके जो मसाइल है वो आप देख लीजिए, लेकिन हम यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अपनी पार्टी का वजूद में आना ही मकसद जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में कंट्रोल करना है। उसके बाद यहाँ पर मतलब आप देखिए कितने लोग अभी भी जेलों में है। अल्ताफ साहब एक वाहिद लीडर है जो उस चीज के लिए उठे, जैसे हमारे दाऊदी साहब बंद थे उस पर उन्होंने बात उठाई, मुश्ताक वीरी साहब थे उस पर बात उठाई, ये उमर फारूक साहब है उस पर बात उठाई, जमात इस्लामी के कुछ लीडर्स है उन पर बात उठाई। और उसके बाद आप देखिए ना कि पहले जो ये बेसिक चीजें हैं उन पर कौन बोल रहा है? उन पर तो अल्ताफ बुखारी साहब ही बोल रहा है, अपनी पार्टी बोल रही है। या उसके बाद देखिए 370 पर तो इन्होंने खाली रखा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऑन ग्राउंड 370 जो है उसका जो दिल है वो दो चीजों पर है। एक तो यहाँ का लैंड और यहाँ जो नौकरियां हैं। अल्ताफ बुखारी साहब ने बाज़ाब्ता पीएम ऑफिस से एक ऑर्डर निकलवाया, और जबकि लोग सारे परेशान थे उस टाइम पर कि हमारे जमीन को क्या हो जाएगा, लेकिन वही अल्ताफ साहब रैली में कह रहे हैं, वही अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि जो 370 है वो खत्म हो चुका है, हमें उसका रोना नहीं है, हमें आगे देखना है डेवलपमेंट कैसे होगी, जिस पर अल्ताफ साहब को भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी भी कहा गया था। तो वही अल्ताफ साहब आज कैसे कह रहे हैं कि 370 वापस आ सकता है? देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर यहाँ पर बोलना चाहूंगा। 370 की जहां तक आप बात कर रहे हो ना, तो 370 जो है मेनली मैं कहूंगा 370 जो है इसमें 4 क्लासेस है।
371A, 372B, 373C, 374D, जी और उसके बाद 35A जो है ये 370 से बाहर है। जी इवन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी नहीं है। ये 35A जो है ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जो फिर बाद में फिर मर्ज किया गया इसके अंदर। बिल्कुल। लेकिन जहां पर मैं आपको एक बात जरूर यहां पर बोलना चाहूंगा, 370 की ही मैं बात करूंगा जो हमारा स्पेशल स्टेटस था। यहां पर 370 के अंदर बाज़ाब्ता उसके अंदर लिखा गया है कि 370 को अमेंड करने के लिए, चेंज लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, मतलब कि J&K का कोई रोल होना चाहिए। आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जी हमारा प्रेसिडेंट हुआ करता था। बिल्कुल। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब चेंज हुआ सीएम के अंदर, उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट था वो चेंज हुआ गवर्नर के अंदर। उस टाइम पर दो ही चीजों से हो सकता था, कनकरेंस और कंसल्टेशन स्टेट के साथ। उस टाइम पर जब वो चेंज हुआ, कितनी एजुटेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस से उस टाइम पर उठाई कि हमारा स्पेशल स्टेटस जो है ये इरोड किया जा रहा है। हाँ, बदले में क्या हुआ मैं आपको बोलता हूं। बदले में क्या हुआ कि शेख इंदिरा का अकॉर्ड किस बेस पर हुआ कि शेख अब्दुल्ला साहब को कॉमन कैंडिडेट रखेंगे। कांग्रेस ने भी उनको सीएम कैंडिडेट चुना और एनसी ने भी उनको सीएम कैंडिडेट चुना। उसके बाद वो कहते हैं ना, वो चित भी मेरी पट भी मेरी। कांग्रेस जीते तब भी मैं सीएम, एनसी जीते तब भी मैं सीएम। बिल्कुल। और जो वो हमारा वो स्पेशल स्टेटस था वो कहां गया? बिल्कुल। कितनी एजुटेशन उस पर उठी। उसके बाद अगर हम देखते हैं, मतलब 1947 से ही आज तक, इवन ये 1947 नहीं है, 1931 से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम पहले क्या था वो भी डिफरेंट था। 1939 के अंदर इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। और शेख अब्दुल्ला साहब 1947 के अंदर जेल में थे। वो महाराजा के खिलाफ लड़ रहे थे, महाराजा हरी सिंह के खिलाफ। किन बुनियादों पर शेख अब्दुल्ला को बाहर रिलीज किया गया? आप उनसे कभी ये सवाल कीजिए कि 1947 के अंदर अगर शेख अब्दुल्ला साहब बंद थे, किन बुनियादों पर वो बाहर आए और किन बुनियादों पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कुर्सी संभाली? बिल्कुल। इसको हम अगर साइड में कर ले, रीजनल पार्टीज को, हम आपकी बात करते हैं। जब से 2019 से एब्रोगेशन की गई, एब्रोगेट किया गया 370 को और 35A को, उसके बाद से हमें वादी कश्मीर में काफी कशीदगी देखने को मिली। उसके बाद धीरे धीरे हालात जो है अपनी पटरी पर आ गए और वापस से जो है अपनी जिंदगियां कश्मीरियों ने शुरू की। आपको लगता है 2019 से लेकर अभी तक कोई भी हुकूमत वादी कश्मीर में नहीं बनी? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस कराने से डरते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा आपको कि नॉर्मली यहाँ हर कोई बोलता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं रियल फैक्ट में आपको बोलूंगा, ये टर्म जो है ना भारतीय जनता पार्टी, इसके बदले में मैं टर्म करूंगा इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कहां पर, किस स्टेट में कब इलेक्शंस कराने हैं, क्या कराने हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती है कि इस टाइम पर हमें डेमोक्रेसी से दूर रखा गया है जी। और अब इसके पीछे क्या रीजंस है वो सेंटर जाने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाने। लेकिन सच्चाई यही है कि हमको इस से दूर रखा गया है और अल्टीमेटली इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत हर्ष आ रहे हैं। आप देखिए, किसी जगह पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसी भी जगह पर कोई मसला होता है, कुछ होता है, यहाँ पर मतलब वो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चल रहा है क्योंकि लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमारी ये बार बार एक रिक्वेस्ट रहती है सेंटर से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि कम से कम आप इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कराने के बाद हम कम से कम ये लोग जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। कम से कम अभी कह रहे थे कि वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं, सरपंच इलेक्शन हो रहे हैं, कम से कम कोई एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो सामने आएगा जिसके सामने मतलब हम मसले। हाँ, ये बहुत गलत बात है कि लोगों को इससे दूर रखा जा रहा है और हम भी यही गुहार लगा रहे हैं कि
इलेक्शन जो है जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो होना चाहिए। आपसे तारिक साहब आखिरी 2 सवाल रहेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि आपको लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें स्मार्टनेस कम और लोगों को मुश्किलात ज्यादा हो रही है। आपको लग रहा है कि इसमें लोगों को मुश्किलात हो रही है, लोग काफी सफर कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपको जरूर एक बात बोलूंगा, इससे पहले भी मैंने इस पर एक बाइट दी थी मीडिया के अंदर। असल में उस दिन वो इशू हुआ था, उन्होंने 1 घंटे का 80 रुपीज लिया था, वहाँ रोड में ही एक जगह वो कट किया है इन्होंने और बोला है कि यह पार्किंग का एरिया है। देखिए, स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी तब तक बिल्कुल वो एक्शन में दिख रही थी जब तक G20 समिट नहीं हुई थी। बिल्कुल, जो ही G20 समिट हो गई, स्मार्ट सिटी जो है इसका पंचर हो गया। हकीकत बात यही है कि तब तक हमने देखा कि मुलाजिम जो है वो 24 आवर काम कर रहे थे। इवन मैंने खुद देखा करानगर के अंदर, घंटाघर के अंदर, वहाँ वो जीरो ब्रिज के अंदर किस तरीके से काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं LG साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर कि जब G20 होने वाली थी, मुलाजिम जो थे वो इतने एक्टिव थे कि उस टाइम पर डे नाइट काम हो रहा था। चलिए अब डे नाइट की बात छोड़िए, कम से कम आज आप देखिए, डे नाइट को आप छोड़िए, कम से कम डे में ही काम होना चाहिए। उसके बाद अगर स्मार्ट सिटी पर इतना पैसा इन्होंने मतलब लिया हुआ है, खर्च कर रहे हैं वो, लेकिन कम से कम उसमें LG साहब को चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए उसमें इन्वॉल्व होना और ये देखना कि वहाँ कहाँ पर लूप होल्स है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि G20 के साथ इन्होंने स्मार्ट सिटी का भी जनाजा जो है वो पड़ा। यानी आप शॉर्ट में कहना चाहिए लोगों के साथ धोखा हो रहा है। G20 के लोग जो है वो लोग है, लेकिन कश्मीर में रहने वाले हैं। मैं इस चीज के साथ बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूं कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है और ये स्मार्ट सिटी के नाम पर जैसे वो सड़क का ही हिस्सा एक कट किया जा रहा है। इवन मैंने उस टाइम पे बोला था कि अगर ये सड़क का हिस्सा कट किया जा रहा है, उस टाइम पर मैंने सोचा था शायद कि मतलब इट बिलोंग्स टू द शॉपकीपर, शायद इस शॉपकीपर को इससे कुछ फायदा आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब 1 घंटे का मैंने 80 रुपीज पे किया, मैंने फिर बोला उससे, मैंने कहा कि अगर इस सड़क को ही आपको पार्किंग एरिया करार देना है तो यहाँ पर R&B एक डिपार्टमेंट है, तो ये तो मेनली वही इन पर ये काम करते हैं, या हम टैक्स भरते हैं, बाकी चीजें वगैरह। अब ये स्मार्ट सिटी के नाम पर आप लूटा जा रहा है, या उसके बाद वो LEDs वगैरह जो लगे हुए हैं, तो वो तो नॉर्मली मुझे एक नाटक ही लगा इनका, क्योंकि अब उस LED को देखने का भी हमें पैसा पे करना पड़ रहा है। इस पर चाहिए LG साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए इस पर देखना, तो बाहर आना, मार्केट में आना, उसके बाद देखना कि लोग किन मुसीबतों से इस टाइम पर जूझ रहे हैं। कम से कम अगर इस टाइम पर ये गवर्नर रूल है यहाँ पर, तो कम से कम हम भी यहाँ इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। कम से कम हमारे साथ भी इंसानों जैसा आप सलूक कीजिए। बाकी जहाँ तक अपनी पार्टी की बात है, तो अपनी पार्टी में कोई डायनास्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, बिल्कुल सिंसियरिटी है। और बिल्कुल यहाँ पर मैं आपकी वसादत से यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने यूथ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल घर से बिलोंग करता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा बाप कोई सियासतदान नहीं था या मेरा कोई दादा सियासतदान नहीं था। बस इतना है कि जब मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, मैंने भी अपनी जगह सोचा कि मैं भी इसके अंदर जाऊंगा। अगर मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो रही है तो वो होनी चाहिए। ऐसे ही हर यूथ से मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम वर्कर बनकर, सपोर्टर बनकर, वोटर बनकर इस मुहिम में आप हिस्सा लीजिए। ये एक तहरीक है अगेंस्ट डायनास्टी पॉलिटिक्स, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट क्रीड, अगेंस्ट सोशल स्टेटस, अगेंस्ट VIP कल्चर। लेकिन तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मेरा भाई जो PG करके है, PhD करके है, डिग्रियां हाथ में पड़ी हुई है और बेचारा सफर कर रहा है, जब तक इस निजाम को हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने फिर से इन्हीं रिवायती सियासतदानों के बहकावे में आए, फिर आप समझिए कि फिर से आप उसी गड्ढे में डूब जाओगे जैसे आज तक आप थे। आखिरी सवाल जो कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने अपनी पार्टी ही क्यों चुनी, और दूसरा कि आप पर लोग भरोसा करके वोट क्यों डाले, मुख्तसरन हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, अपनी पार्टी में अगर मैं देखूं तो इसकी जो क़यादत है वो इस टाइम पर कुछ बंदों पर है। तो
मेनली मैं नाम लूंगा यहाँ पर अल्ताफ बुखारी साहब हमारे कायद है, प्रेसिडेंट साहब है। उसके बाद हमारे इसमें जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो है उस्मान साहब, उस्मान मजीद साहब है, या उसके साथ साथ में हसन मीर साहब है, दिलावर मीर साहब है, रफी मीर साहब है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी छानपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी अमीरा कदल पहले क्लियर रिफ्लेक्शन दिख रही है अल्ताफ बुखारी साहब की छानपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। बांडीपुरा में आप जाइए, क्लियर रिफ्लेक्शन आपको दिखेगी उस्मान मजीद साहब की कि उसने वहां पर कितना काम किया है। उसके बाद हसन मीर साहब, आप तंगमर्ग में जाइए, क्लियर रिफ्लेक्शन आपको दिखेगी कि वहां पर कितना काम किया है और कितना लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कायद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंदा रह रहा है सोनवार में, इलेक्शन लड़ रहा है मागाम में। बिल्कुल सही। बंदा रह रहा है सगाम में, इलेक्शन लड़ रहा है यहाँ पर। कम से कम एक दर्द पहले होना चाहिए ना। अल्ताफ बुखारी साहब अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते थे, इलेक्शन इधर लड़ा। उस्मान मजीद साहब बांडीपोरा में रहते हैं, इलेक्शन उधर लड़ा। ये हमारे हसन मीर साहब इलेक्शन रहते हैं टंगमर्ग में, इलेक्शन वहां पर लड़ा। इसी को कहते हैं कि अपने जो लोग हैं उनका दर्द दिल में होना। बाकी कुर्सी की उनको लालच नहीं है, पैसे की उनको लालच नहीं है। यही मेन वजह है कि मैंने इस पर मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि एनसी है, डायनासी पॉलिटिक्स है, पीडीपी है, सेम सिस्टम है। उसके बाद ये कांग्रेस वगैरह जो है, जब 70 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है एंड करना चाहती थी, लेकिन आपने जैसे छानापोरा का नाम लिया, जैसे कि आपने बताया कि वहां पर हमारा काफी काम हो रहा है, लेकिन उसी का हम बात करेंगे। उसी छानापोरा से जिब्रान डार नामी एक शख्स है जो कि कहता है मैं आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, आम आदमी पार्टी का यूथ लीडर हूँ। इसमें हम मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे कि किस बिहाफ पे आप जिब्रान डार को देखते हैं, जो कि कहता है कि मैं छानापोरा की आवाज हूं, मैं छानापोरा के लोगों के लिए ऑल टाइम यहाँ पर जो है मौजूद हूं। और सिर्फ छानापोरा की ही बात नहीं करेंगे, वो अब डाउनटाउन में भी आ रहे हैं जो कि श्रीनगर का हार्ट है। और उसी के साथ जो है हम बात करेंगे, वो अब उन सारे इलाकों में जा रहा है अपनी काम करने के लिए और लोग उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करें। किस बिहाफ पे आप जिब्रान डार को देखते हैं, मुख्तसरन हम जानेंगे और उसके बाद हम कॉन्वर्सेशन जो है एंड कर देंगे। पहली बात यह है कि जो आप ये जिब्रान डार का नाम ले रहे हो ना, तो मैं छानपुरा का लोकल बाशिंदा हूँ वहां पर। आज मैंने चौथी बार उसका नाम आपकी जबान से सुना है, बिल्कुल चौथी बार। बिल्कुल। बाकी जो आप कह रहे हो कि पॉलिटिकली कहां पर आप उसको देख रहे हो, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? आप ही मुझे बोलिए, मुझे पता नहीं है। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, दिल्ली केजरीवाल झाड़ू वाली पार्टी। जी जी जी। पहली बात यह है कि आप मुझे बताइए जे.एंड.के में उनका फ्रेम क्या है? आप मुझे बताइए कि उनका स्टेट प्रेसिडेंट कौन है? बिल्कुल, मैं तो आम आदमी पार्टी से सिर्फ जिब्रान डार को जानती हूँ। उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? किस डिस्ट्रिक्ट में उनका कोई बंदा है? जिब्रान डार किस पोजीशन पे काम कर रहा है? उनका मानना है कि मैं यूथ लीडर हूँ आम आदमी पार्टी से। मुझे बताइए ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसके बाद ना उसका कोई पॉलिटिकल सिस्टम, ना कोई पार्टी ग्राउंड में। आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं यहाँ पर, मुझे आप सिंपल अल्फाजों में एक जवाब दीजिए। आपसे मैं काउंटर सवाल, आप तो जर्नलिस्ट हो ना, आप मुझे बताइए आम आदमी पार्टी में यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट कौन है? वो तो हमने कभी किसी को देखा ही नहीं है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है? किसी को भी नहीं। आम आदमी पार्टी में जिब्रान डार को यहाँ पे एक्टिव देखा है और किसी को नहीं देखा है। मतलब कि एक बंदा जो है वो सारे जे.एंड.के को चला रहा है। हम जे.एंड.के की बात नहीं करेंगे, जो वो दिखा रहे हैं हम वो आपको बता रहे हैं। मैं आपसे इतना बोल रहा, देखिए जिब्रान डार साहब एक छोटा बच्चा है अभी, बाकी मतलब जज्बाती है वो मुझे पता है। बाकी हाँ, सोशल एक्टिविस्ट है, अभी उसका जुनून काफी ज्यादा है। मैंने सुना था कि हाँ मतलब मोहल्लों में जाता है तो वहां पर वो ड्रेनेज काम कराता है। अच्छी बात है। हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारे जो मस्जिद के साथ वो बिलोंग करते हैं या मोहल्ले के अंदर वो प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उसके बाद अच्छी बात है कि वो लोगों के अंदर जा रहा है। परसों मैं देख रहा था एक जगह पर कि वो चावल की बोरी उठाकर कंधे पर रखकर ले रहा था जी। तो अच्छा काम कर रहा है उस लिहाज से कि चलिए अगर किसी को काम आ रहा है मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि हाँ, हकीकत बात यही है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए इन चीजों पे। बाकी आप मुझे बोलोगे कि
पॉलिटिकली वो कहाँ पर है। यानी आप उन्हें पॉलिटिकली नहीं देखते, आप उन्हें एज सोशल एक्टिविस्ट देखते हैं। एज अ सोशल एक्टिविस्ट वो है। बाकी यानी आपका मानना है कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर ये नहीं है। मैं आपसे वापस काउंटर ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिस टाइम पर आप मुझे समझाइए ना, ठीक है हमारी अपनी पार्टी है ना हमारी अपनी पार्टी। अपनी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो अल्ताफ बुखारी साहब है। बिल्कुल। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है वो अशरफ मीर साहब है। जी जी जी। जनरल सेक्रेटरी साहब जो है, वाइस प्रेसिडेंट है उस्मान मजीद साहब जी। उसके बाद ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है। वो जिब्रान डार हमसे बेहतर जानता है। मैं भी वही बोल रहा ना, इसलिए उसको पॉलिटिकल टैग देने से अच्छा है कि सोशल टैग आप दे दीजिए। एक सोशल एक्टिविस्ट है, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में भी उसका अजर दे और आखिरत में भी अजर दे। बिल्कुल बिल्कुल। उतना मैं बोल सकता हूँ। बाकी हाँ मतलब मैंने सुना कि हाँ मतलब वो इस टाइम पर जाता है मोहल्लों में। बाकी हाँ उसका प्लान होगा शायद मतलब वो ये काउंसलर इलेक्शन में उतरना। वैसे भी गवर्नमेंट का मैंने सुना है कि इस बार उन्होंने अब ऐसा सिस्टम रखा है कि मतलब इसको नॉन पॉलिटिकल कर रहे हैं काउंसलर्स को। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू नहीं लड़ना है। अच्छी बात है कि एक मोहल्ले का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगा। तो अगर लोगों का काम कर रहा है तो मेरी बेस्ट विशेष उसके साथ है कि वो काउंसलर बनकर आए। बाकी अभी छोटा बच्चा है, जज्बाती है, तो बाकी आगे जाकर मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मतलब आगे जाकर वो बढ़े। आगे उसके बाद अब आप जोड़ोगे अल्ताफ बुखारी को जिब्रान डार के साथ, ये तो वही बात हुई। बिल्कुल नहीं, हमने कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो कम से कम आप जर्नलिस्ट हो, कम से कम आप इस चीज को एक बार देखिए कि कहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, R&B मिनिस्टर, एक इतनी बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट और एक इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, और किस चीज को किस चीज के साथ मिला रहे हो। अगर अल्ताफ बुखारी साहब इन्हीं बातों पर बयान देने लगेगा, मैंने नाम नहीं सुना है जिब्रान डार का, मुझे लगता है अल्ताफ बुखारी साहब ने कभी नाम ही नहीं सुना होगा इसका। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतने सारे मुद्दों पर बात की और खास मुद्दों पर भी बात हुई और बड़ा अच्छा लगा इनके साथ जो है वक्त हमने बताया। और हमें उम्मीद है कि नाज़रीन तक ये सारी बातें पहुंचेंगी और देखने को मिलेंगी। आप देख रहे हैं नेशन रेवोल्यूशन।